चैनल लानवीर कीरो। आज हम मेंस चेकलिस्ट नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि अगर आप पहले बार मेरे चैनल पे आए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो जैसे कि यहाँ पे ड्रिल नंबर 51 में हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो ये हमें मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पे ना दो मिक्सचर थे ए बी, उनमें पेट्रोल एंड एथेनॉल था, ठीक है। और फिर क्या किया, हाँ, जैसे इनका रेशियो बता रखा है 3:1:5:1। फिर इन दोनों को हमने मिला दिया 2:1 में, एक सी में, वहाँ से सी मिक्सचर आया। फिर सी को हमने डी में मिला दिया है, और ना डी में पहले से ही 3:2 का रेशियो था, और सी को हमने मिलाया इसमें किस रेशियो में मिलाया है हमने सी को ना, उस मिक्सचर सी है ना उसको मिक्स किया गया डी में 9:5 में, और इस डी से फिर बनाया गया एक मिक्सचर ई। ओके, तो मतलब पूरा प्रोसेस ये चल रहा है। तो आप एक बात याद रखना, जब ऐसे मिक्सिंग करते हैं ना तो जो क्वांटिटी होती है वो पहले तो इनकी सेम होनी चाहिए, दूसरा उस रेशियो में होनी चाहिए जिसमें मिक्स किया गया है, ठीक है। तो देखो इसके लिए मैं आपको समझाती हूँ, देखना आप, उससे आपको ज़्यादा समझ आएगा। देखो क्या दे रखा है हमें, एक मिनट, क्या दे रखा है हमें दे रखा है कि ये ए मिक्सचर, ये बी मिक्सचर, इसमें पेट्रोल एथेनॉल का रेशियो, इसमें पेट्रोल एथेनॉल का रेशियो, ठीक है। तो ये हमें पूरा जो क्वेश्चन बताया गया था ये वहाँ तक की सारी कंडीशन है। अब बात आती है कि ए और बी को सबसे पहले तो हमने इक्वल किया, तो हमने देखा कि इसमें तो 4 यूनिट है, इसमें 6 यूनिट है। तो हमने दोनों को 12 यूनिट बनाने के लिए इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दी, इनकी 3 से मल्टीप्लाई कर दी, तो इसका रेशियो 9:3 आ गया, इसका रेशियो 10:2 आ गया। अब हमने सी के अंदर इनको मिक्स किया था 2:1 में, तो हमने क्या किया, ए की तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी और बी की 1 से, तो मतलब वही रहा। अब जो क्वांटिटी आई है उनको ऐड कर दिया, तो वहाँ से क्या आ गया हमारे पास सी मिक्सचर आ गया, मतलब कि भाई पेट्रोल पेट्रोल जोड़ दिया तो 28, एथेनॉल एथेनॉल जोड़ दिया तो 8, फिर कटा तो यहाँ से रेशियो आ गया हमारा 7:2 का, ठीक है। सी आ गया हमारे पास 7:2। अब देखा हमने इसको डी में मिक्स किया था, डी में था 3:2 मतलब 5 यूनिट था, और सी में 7 और 2 मतलब 9 यूनिट था। तो सबसे पहले तो हमने इन दोनों को इक्वल कर लिया, ठीक है। तो इसमें 5 यूनिट, इसमें 9 यूनिट, तो हमने 45 मतलब हमने इसको क्या किया, इक्वल किया। ओके, इक्वल करने के बाद जो क्वांटिटी आई है, फिर हमने इसको जिस रेशियो में मिक्स किया था, किस रेशियो में मिक्स किया था, सी को हमने डी में 9:5 में, तो हमने इसकी तो 9 से मल्टीप्लाई कर दी और डी की हमने 5 से। जो क्वांटिटी आई, ठीक है, उनको हमने क्या किया, ऐड कर दिया, तो वहाँ से क्या आ गया हमारे ई मिक्सचर, क्योंकि सी से डी में मिला और डी से क्या बना, ई, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, 45 एंड 18, और इसको काट देंगे तो ई हमारा आ जाता है 5 और 2, ठीक है। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, तो हमारा आंसर है 5:2। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसका सोल्यूशन जो, तो इसमें बस क्वांटिटीज़ को उस रेशियो के अकॉर्डिंग मेंटेन करना, जिस रेशियो में मिक्स किया जा रहा है उस पर फोकस किया जा रहा था, और क्वेश्चन सेम था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, देखो कहता है कि द क्वेश्चन गिवन बिलो कंसिस्ट ऑफ ए क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन दिया गया, कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, ठीक है। हमें ये बताना है कि जो स्टेटमेंट्स है वो सफिशिएंट नहीं, मतलब डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, और किसके ऊपर दे रखा है, बोट एंड स्ट्रीम पे, कि एक बोट है वो ना पी पैलेस से क्यू पैलेस की तरफ जाती है, पी टू क्यू, एंड आगे बोल रहा है एट हाफ द डिस्टेंस, मतलब आधी डिस्टेंस पर, जैसे हाफ में बढ़ गई, एट हाफ द डिस्टेंस जो बोट है ना उसको हो जाता है एक्सीडेंट, तो जिससे उसकी पहले जो डाउन स्ट्रीम स्पीड थी, मतलब लगा लो पहले उसकी स्पीड 2 थी डाउन स्ट्रीम, तो उसका अब स्पीड रह जाती है 1, मतलब हाफ रह जाती है, क्योंकि हाफ हो जाती है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच पैलेस क्यू, तो कहता है कि बोट के द्वारा क्यू पैलेस पर पहुंचने का टाइम क्या होगा, हमें ये बताना है। तो एक बात बताओ, हमने मान ली इतनी ही दूरी थी, तो जाते मतलब, तो यहाँ पे भी डिस्टेंस इक्वल है, यहाँ पे भी डिस्टेंस इक्वल है। जब डिस्टेंस इक्वल होती है तो जो हमारे टाइम होता है वो स्पीड का रेसिप्रोकल होता है, तो टाइम का रेशियो हमारा 1:2 आ गया। पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया, इसमें टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच पैलेस क्यू, वो 4 घंटे ज़्यादा है यूजुअल टाइम से, तो मतलब इसके बीच की दूरी कितनी है, मतलब 1 यूनिट इज इक्वल टू 4,
तो मतलब टाइम तो 4 आवर आ गया हमारे पास। इससे मल्टीप्लाई करोगे तो भी 4 ही आवर आएगा। और डिस्टेंस सॉरी, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो मतलब डिस्टेंस भी हमारी 8 आ गई। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि कितना टाइम लगा, क्योंकि इसने वैसे भी टाइम में पूछा है, ठीक है, और ना क्या डिस्टेंस वगैरह सब कुछ बता सकते हैं। तो मतलब पहले स्टेटमेंट सफिशिएंट है। दूसरे में हमें सिर्फ क्या बता रखा है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर इज 3 टाइम द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, कि ना जो बोट है वो 3 गुना है स्ट्रीम का, ठीक है। तो उससे हम क्या बता पाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें ना एग्जैक्ट वैल्यू में तो हमें स्पीड वगैरह दी नहीं है, तो ये भी हमारे ऐसा कोई काम की है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट की में क्या दे रखा है हमें, थर्ड में हमें दे रखा है डिस्टेंस दे रखे हैं दोनों पहले से की। तो डिस्टेंस भी इतना कोई इफेक्टिव नहीं है, लगा लो अगर हम इसको यूज करते तो मतलब 80 में बढ़ जाते दोनों डिस्टेंस। तो 80 को वो पहले लगा लो, हमने डाउन स्ट्रीम को 2x मान लिया था और उसका हाफ अप स्ट्रीम थी, तो उस 80 को x की स्पीड से कवर कर रहा था। और इसने ना हमें और कुछ बताया नहीं, और टाइम हम मानते चलो रेसिप्रोकल है, तो हम दोनों को डिवाइड करें तो भी वही 1/2 ही आता है। तो मतलब कुछ भी एग्जैक्ट हमें पता नहीं चलता, तो ये भी नॉट सफिशिएंट हो जाएगा। तो ओनली फर्स्ट इज सफिशिएंट। तो देखते हैं कैसे, देखो 1 मिनट, ये P2Q बोट जा रही थी, बिफोर एक्सीडेंट आफ्टर एक्सीडेंट उनकी स्पीड 2x और x थी, तो टाइम रेसिप्रोकल में हो जाए, क्योंकि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो जो स्पीड होते हैं टाइम होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। तो पहले स्टेटमेंट को हमने यूज किया, वहाँ से हमें ये पता चला, मतलब सफिशिएंट था। लेकिन दूसरी में कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं था। तीसरी में भी देखो क्या हो रहा था कि अगर हम ऐसा कुछ अप्लाई करके देख रहे थे तो ये ऐसे आ रहा था, मतलब कुछ एग्जैक्ट वैल्यू का हमें कुछ पता नहीं चला था, टाइम वगैरह कुछ भी। तो ये भी क्या था, नॉन सफिशिएंट था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, द एवरेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ऑब्टेन ऑन 3 इक्वल प्रिंसिपल। भाई प्रिंसिपल लगा लो, हमने मान लिया 3 थे, एक्स एक्स एक्स, और उस पर जो SI की रेट्स हैं वो हैं 6%, 9%, 12%, ठीक है, फॉर 1 ईयर, और टाइम क्या है 1 साल। तो कहता है कि जो टोटल इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला, 5400 SI पर। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है SI का, तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट, टाइम 1 साल आई तो प्लस प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट प्लस प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट, और सॉरी 12 है ना, हाँ। तो ये टोटल किसके बराबर है हमारा, 5400 के। लेकिन 5400 क्या है इसका एवरेज, तो टोटल क्या आएगा, मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, हम तो टोटल ले रहे हैं। तो यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे ना तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, कितनी 60,000। और टोटल एवरेज मतलब प्रिंसिपल बोलते 3x होगा, वो होगा 1,80,000, ठीक है। तो मतलब ये हमने क्या किया कि हमने ना भाई नॉर्मल SI निकाल दिया तीनों रेट से, तीनों प्रिंसिपल पर, और जो टोटल इंटरेस्ट था उसके बराबर कर दिया, क्योंकि एवरेज 5400 था ना, तो टोटल मल्टीप्लाई 3 करने से ही आएगा 16,200। और वहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली तो वो आ गई 60,000। और फिर अगर 3x टोटल प्रिंसिपल पूछे तीनों का तो वो 1,80,000 ये हो गया। लेकिन बोलता है कि अगर अब हम क्या करें कि पहले साल तो जो प्रिंसिपल था, ठीक है, 60,000 का, उस पर हम ना 9% की रेट से लगाएं, ठीक है, और है ना उसको 2 साल के लिए इन्वेस्ट करें। फिर दूसरा जो प्रिंसिपल है मतलब जो 2 और बच गए, एक प्रिंसिपल पे तो हमने सिंपल इंटरेस्ट लगाया 9% की रेट पे 2 सालों के लिए, बचे हुए पे हम क्या कर रहे हैं 15% कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगा रहे हैं। तो एक बात बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट तो 15% है, तो हम क्या कर सकते हैं इससे 15 + 15 मल्टीप्लाई 15 अपॉन में 100 करेंगे, तो यहाँ से ओवरऑल रेट आ जाएगी हमारे पास 32.25%। तो यही लगा देंगे हम 32.25, और 4 जीरो आ जाएंगे ना, एक तो परसेंटेज की पॉइंट हटाने की, सेम यही होगा क्योंकि दोनों बचे हुए प्रिंसिपल पे हमने कंपाउंड ही लगाया है, ठीक है। तो यहाँ से जब हम सोल्व कर लेंगे तो हमें टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो जो टोटल इंटरेस्ट है वो आ रहा है हमारा कितना 49,500। अब इसने बोला ये जो इंटरेस्ट आया है, ये जो ओवरऑल प्रिंसिपल है 1,80,000 का, उसका कितना परसेंट है, तो ये आएगा 27.5%, ठीक है। अब हम इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ये रेट दे रखी थी, प्रिंसिपल x मान लिया, टोटल SI हमारा एवरेज मल्टीप्लाई 3 क्योंकि 3 सालों का था, तो 1 लाख मतलब 16,200 हो गया।
तो हमने अप्लाई कर दिया फॉर्मूला और उसके इक्वेट कर दिया, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 60,000, मतलब 1 साल एक ही प्रिंसिपल आया, तीनों प्रिंसिपल का समय 1,80,000 हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करने पर। अब इसने ना एक पे तो 2 साल के लिए 9% की रेट पे लगाया और 2 पे इसने ना CI लगाया है, तो CI वही रेट निकाल ली तो वो 32.25% आएगी ओवरऑल 2 सालों के लिए। तो वहाँ से SI इतना है, CI इतना है, दोनों तीनों को जोड़ ले तो ये आ गया। अब ये हमसे क्या पूछ रहा है भाई, हमें ना इसका परसेंटेज बताना है, ठीक है। तो परसेंटेज कैसे बताएंगे, ये परसेंटेज के लिए जो इंटरेस्ट है वो तीनों का प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है फोर्थ का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि चांदलर एंड जॉय आर बिजनेस पार्टनर, कि चांदलर और जॉय है ना वो बिजनेस पार्टनर है और चांदलर इन्वेस्ट करता है 30,000 है, ठीक है। चांदलर एंड जॉय, ये क्वेश्चन अच्छा है, नई टाइप का है, ठीक है। मतलब वैसे तो सेम ही है, पार्टनरशिप पे है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है, तो इसको आप अच्छे से देखो। चांदलर एंड जॉय है, ये 30,000 और 20,000 लगाते हैं बिजनेस में 2020 में, ठीक है, स्टार्टिंग में। इन ईच ऑफ द नेक्स्ट 6 मंथ आफ्टर 1 मंथ, मतलब 1 महीने तक तो यही रहा। उसके बाद जो अगले 6 महीने थे ना, उसमें चंदलर ने तो क्या क्या 1,000 इन्वेस्ट किया, और जबकि जॉय था वो 1,000 रिमूव करता रहा। मतलब क्या कह सकते हैं, अगले 6 महीने के लिए तक क्या रहा होगा, 31,000, 32,000, पहले चंदलर की बात आती, 32, 33, फिर 34,000, फिर 35,000, ठीक है, यही रहा। 1 2 3 5 36,000, ठीक है, ये हुआ 6 महीने तक। 6 महीने के बाद उसने रिवर्स कर दिया और चांदलर ने तो निकालना और जॉय ने डालना स्टार्ट कर दिया पैसे, ठीक है। तो मतलब इसके बाद ये आएगा 35, क्योंकि बचे हुए महीने कितने 5 ही होंगे, 6 महीने के लिए हो गए, 1 महीने वो था 7 और 5 महीने और बच गए, तो वहाँ पे वो 1,000 निकालता, 35, 34, 33, 32 और 31,000, ठीक है। इन सारों को हम जोड़ लेंगे ना तो हमारे पास ये आ जाएगा चांदलर की जो भी इन्वेस्टमेंट थी वो, ठीक है। फिर जॉय ने 20,000 स्टार्टिंग में लगाए थे, उसके बाद वो निकालता रहा 6 महीने, फिर 19 हुआ, फिर 18, फिर 17, फिर 16, 15 और 14, फिर 6 महीने बाद अगर नेक्स्ट 6 मंथ बाद वो डालना स्टार्ट कर देता है पैसे 15, 16, 17, 18, बचे हुए 5 महीनों तक, ठीक है। 19,000 है ये, ठीक है। इनको भी हम जोड़ लेते हैं तो इसकी इन्वेस्टमेंट आएगी, ठीक है, हमारे पास। और ऐसे ही हमारे पास चांदलर की आएगी। और एक पर्सन है जो ना 3 महीने बाद जब वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनके स्टार्ट लगता है और ना 55,000 रुपये लेके आता है, उसके बाद एंड तक रहता है, मतलब 1 साल तक, 3 महीने घटा दो मतलब 9 महीने तक रहता है, तो ये इसकी हो गई। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या आया, चांदलर, ठीक है, चांदलर है और कौन जॉय है और एक पर्सन है रोज़, तो इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा 396, इसकी है 2,430, इसकी है 495, 30 इसकी है, 3 0 कैंसिल हो जाते, काटते हैं ना तो रेशियो आता है 132, 68 और 165। अब इसने बोला कि टोटल प्रॉफिट था ना वो था 2,19,000, तो इसमें ना राइसी और चांदलर का डिफरेंस बताना है हमें। तो 2,19,000 टोटल प्रॉफिट, तीनों का अगर रेशियो जोड़ते हैं तो 365 आता है, और दोनों का डिफरेंस की बात करें तो वो 33 आता है, तो आंसर आता है 19,800। कैसे, देखो एक पर्सन को ही देख लेते हैं, नहीं तो थोड़ा समझ नहीं आएगा। ये चांदलर था 30,000 लेके आया पहले 1 महीने तक, तो उसने वही इन्वेस्टमेंट की, फिर उसके बाद 1,000 इंक्रीज किया, 31, 32, 33, 34, 35, 36,000 तक, फिर 6 महीने पूरे बचे हुए 5 महीने तक उसने 1,000 निकाला पैसे, ठीक है। तो इसकी इन्वेस्टमेंट इतने आ गए। अब बात आती है जॉय ने उससे उल्टा किया, स्टार्टिंग में तो पहले उसने पैसे निकाले 1,000, फिर उसने लास्ट के 5 मंथ में पैसे डाले, तो इससे इसकी इन्वेस्टमेंट इतनी हो गई। रोज़ का तो नॉर्मल ही था कि 55,000 लेके आया 3 महीने बाद, मतलब 9 महीने के लिए, तो ये इसने, और टोटल प्रॉफिट ये बता रखा था। यहाँ से इनका प्रॉफिट रेशियो ये आ गया, और इसने दोनों का डिफरेंस पूछा था, टोटल को टोटल प्रॉफिट से डिवाइड रेशियो के सम से, और इन दोनों का डिफरेंस 33 था ही, तो हमारा आंसर 19,800 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th का, क्या दे रखा है, ये हमारा एज बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये भी डाटा सफिशिएंसी पे ही है कि जो प्रेजेंट एज है ना PQRSBQR की, वो है 596, मतलब 5x 9x 6x है। अगर डिफरेंस है P और S का इज 5 ईयर, P और S का, तो अब देखो S या तो P से बड़ा होगा या S P से छोटा होगा, यही 2 कंडीशन होगी, तो उस अकॉर्डिंग हमें ना
इतना पता चल गया पी और एस में 5 का डिफरेंस है, लेकिन ये नहीं पता कौन किससे बड़ा है या छोटा है, यही बोला है ना, ठीक है। एंड द सम ऑफ एजेस ऑफ एस एंड टी, और एस और टी का भी सम कितना है 49,000, और एस और टी का डिफरेंस भी कितना है 9, लेकिन ये भी नहीं पता ना टी बड़ा है या एस, तो मतलब यहाँ पे 2 कंडीशन बनेंगी, मतलब एक बार तो एस बड़ा होगा टी से ले लिया, एक बार टी बड़ा एस से ले लिया 9, तो दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमारे पास एस और टी की अलग अलग वैल्यूज आएंगी। आगे इसने क्या बोला हमसे, प्रेजेंट एज पूछे, देखो पहले सॉल्यूशन देखते उससे ज़्यादा समझ आएगा। भाई हमारे पास ये पर रेशियो दे रखा था, पहले तो हमने माना कि टी बड़ा है एस से, तो इन दोनों का सम 49 था, इन दोनों का डिफरेंस 9 था, तो टी की वैल्यू तो 29 आ गई, एस की 20 आ गई। और दूसरे केस में मान ले कि हमने एस बड़ा है टी से, तो वहाँ से दोनों का सम 49 था, डिफरेंस 9 था, तो एस 29 आ गया और टी 20 आ गया। अब डायरेक्ट हम और किसी की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन को चेक किया। तो क्वेश्चन में पहला बोला था कि 6 साल बाद ना टी 35 साल का हो जाएगा। तो एक बात कहो, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिससे टी 35 का हो रहा है? जब टी बड़ा है एस से, तो अगर 29 में 6 जोड़ूँ तो 35, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन इसका क्या कोई यूज़ है क्या? इससे हमें किस केस पूछी है, क्यों केस मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी, तो मतलब पहले का तो कोई यूज़ नहीं है। दूसरा है एक्स छोटा है टी से, मतलब टी बड़ा है एस से, तो मतलब एक केस कैंसिल हो गया, हमें एक का मतलब पता चल गया। और टी है ना, टी वो बड़ा है पी से, लेकिन फिर भी हमें पता नहीं चल रहा भाई टी बड़ा है पी से, लेकिन क्या पता एस भी बड़ा हो पी से या एस छोटा हो पी से, तो मतलब यहाँ पे भी हमें कोई भी सफिशिएंट आंसर नहीं मिल रहा, तो दूसरा भी कैंसिल। तीसरा है जो एस है ना, एस वो 20 ईयर्स ओल्ड है, और आर है ना यंगर है टी से, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक तो कंडीशन क्लियर हो गई और हमें पता चल गया एस 20 है और टी 29 है, और आर है ना वो टी से छोटा है, मतलब टी बड़ा है आर से, यही है, ठीक है ना, कि टी बड़ा है आर से, और आर की एज तो 6x थी, तो इसका मतलब तो ये है ना कि टी अगर आर से बड़ा है तो टी हमारा पी से भी बड़ा है, क्योंकि पी की एज 5x थी, भाई एक्स के मल्टीपल में ही तो थी, और मतलब क्यू क्या होगा फिर, क्यू बड़ा होगा। ओके, तो यहाँ से हम बता पाएंगे कि मतलब, क्योंकि यहाँ से हमें कुछ मिल रहा है, लेकिन है ना लास्ट में भी द प्रेजेंट एज ऑफ एस एंड टी और एस और टी का रेशियो मिल गया, मतलब इतना ज़्यादा सफिशिएंट कोई भी आंसर हमें यहाँ पे नहीं दे रहा, बट हाँ सी थोड़ा बहुत, लेकिन ना ये भी इतना इफेक्टिव नहीं कह सकते, क्योंकि डाटा यहाँ पे ऐसा कोई एग्जैक्ट नहीं दिया गया, बस कंसेप्ट समझ सकते हैं कि हाँ भाई ये क्वेश्चन था एजेस वगैरह के ऊपर, और कुछ ज़्यादा इसमें हमें बताया नहीं गया, ठीक है। अब ड्रिल नेक्स्ट करके देख लेते हैं हम। ओके 22, और यहाँ पे हमें एक पाई चार्ट दिया गया है, ठीक है, और हमें ये बोला गया है कि जो न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ है ना उनका परसेंटेज बताया गया है अलग अलग जो भी एजेंसी है उनके द्वारा, तो इसने हमें यहाँ पे तो परसेंटेज दिया है, टोटल भी दिया है, और जो लाइन ग्राफ है ना उसमें अलग अलग जो लैंग्वेज में पब्लिश हुए हैं, इंग्लिश, लोकल, हिंदी, उनका परसेंटेज दिया गया है, किसके रिस्पेक्ट में, टोटल पब्लिश के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, हमें जो भी डाटा दिया है परसेंटेज उसको कैलकुलेट करना है 2,45,000 पे, फिर जो डाटा आएगा उसके ऊपर हमें जो भी इंग्लिश है, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश हमारा लाइट्स है ये वाला, लोकल लैंग्वेज हमारा है डार्क वाला, और हिंदी हमारा ये है ऊपर वाला, ठीक है, स्काई ब्लू। हमें ये सारे परसेंटेज उतारने हैं और किसके ऊपर कैलकुलेट करने हैं, जो पब्लिश के बाद डाटा आएगा, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे, ओके, एक मिनट, देखो सबसे पहले हमारा पब्लिश हुआ था 245, मतलब 2,45,000, ये परसेंटेज दिया गया था, तो हमें ना इसी के ऊपर ये सारी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, ठीक है, ये आ गया, टोटल इतना आ गया। ओके, नेक्स्ट क्या करना है आपको, जो ये परसेंटेज है ना, जैसे इंग्लिश का परसेंटेज, ये हमें इस वैल्यू पे 343 है ना, ये मतलब 34,300, इसके ऊपर हमें 26%, इसके ऊपर हमें ये 35%, इसी के ऊपर ये 35, मतलब ये ऐसे कैलकुलेट, ऐसे हिंदी का भी इसी के ऊपर होगा, लोकल का भी इसी उसी पहले वाले पब्लिश डाटा के ऊपर होगा, मतलब ऐसे हमें इन सभी की परसेंटेज निकाल लेनी है। ओके, देन ये हमें क्वेश्चन पूछता है, हमें वो कैलकुलेट बस आंसर देना है, क्योंकि इसमें ऐसा और कोई डाटा नहीं दिया गया जो हमें निकालने में प्रॉब्लम हो, बस इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, क्योंकि हमें डाटा निकालना है हिंदी, इंग्लिश, लोकल। तो आपके लिए क्या बेनिफिट रहता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, जब एग्जाम में आ जाते हैं हमें क्वेश्चंस को देख लेना चाहिए कि वो हमसे क्या मांग रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें डाटा कलेक्ट करना चाहिए कि भाई हमें सारी परसेंटेज निकालनी है नहीं। जैसे पहले क्वेश्चन इसने बोल दिया एवरेज नंबर ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर जो पब्लिश हुए हैं सारी एजेंसीज में, तो हमें करना क्या पड़ेगा, जो सारी एजेंसी है हिंदी वाली
इनका हमें सम करना पड़ेगा, ठीक है। और उसको जो भी का कितने हैं ये 6, तो 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हैं 98,735, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, फर्स्ट के अलावा सेकंड है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल न्यूज़पेपर जो यू ने पब्लिश किए हैं और वी ने पब्लिश, व्हाट इज द रेशियो टोटल न्यूज़ पब्लिश बाय यू एंड वी टू द टोटल डब्ल्यू एंड वाई। अब यू के भी हमारे जो भी टोटल पब्लिश हुए थे वो प्लस वी और डब्ल्यू एंड वाई, तो ये सारा डाटा हमारे पास निकाल देंगे। थर्ड, यहाँ पे एंगल पूछ रहा है किसका पाई चार्ट में पब्लिश करना है, यू वी एक्स को एक साथ मान के। तो यू वी एक्स की सारी परसेंटेज ही जोड़ लो, परसेंटेज बेस पे ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से जब यू का 14 है, वी का 16 है और एक्स का 15 है, जोड़ लेते तो 45 आता है, ठीक है। 45% को हमें किसके डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 360 का कितना डिग्री होता है, 162 डिग्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट में तो बस यहाँ पे कॉस्ट बताई है, तो जितने न्यूज़पेपर बेचते हैं उससे कॉस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पैसे का पता चल जाएगा। नेक्स्ट है द हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर पब्लिश बाय एजेंसी वी एंड जेड। वी और जेड ने जो इंग्लिश न्यूज़पेपर वो कितना ज़्यादा है या कम है, एक्स और वाई, ठीक है। परसेंट बोलें तो मतलब परसेंटेज में निकालना है, इनके बीच का डिफरेंस लेके फिर नीचे यही आएगा कि जिसके रिस्पेक्ट में निकाल दे तो वो नीचे आता है, मल्टीप्लाई 100, तो आंसर आ जाएगा। मतलब आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिसिंग डीआई है, ठीक है, लेकिन है मिक्सचर एंड एलिगेशन पे। पता है ये जितनी भी डीआई है ना ये तभी बेनिफिशियल हो सकते हैं क्योंकि अर्थमेटिक बेस होती हैं। तो जो हमारे अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पहले आप अपने ना अर्थमेटिक के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करें, ओके। तो जैसे कि यहाँ पे हमें ना 5 वेसल्स दिए गए हैं, टोटल जो मिक्सचर है उसकी क्वांटिटी दी गई है, अल्कोहल है और जो भी वाटर है उसका रेशियो दिया गया है, अल्कोहल कितना है वो और वाटर कितना है वो दिया गया है। तो यहाँ से कुछ डाटा तुम निकाल सकते हैं, जैसे भाई टोटल है अल्कोहल है तो बचा हुआ क्या होगा, वाटर ही होगा। तो 48 जाएगा 60 में से तो कितना आएगा, ये 12 आ जाएगा। तो 12 का और 48 का रेशियो भी पता चल गया, 12 कम 12 12 चौक 48, ये 4 आएगा, मतलब ये भर गया। यहाँ पे वाटर अगर 0 है तो सारा का सारा क्या हो जाएगा 75 लीटर, अल्कोहल और रेशियो 75 0 भाई, ओके। नेक्स्ट हमारे पास और ऐसा कुछ नहीं दिया गया। अब हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है, ओके। जैसे कि यहाँ पे है ना 3 वेसल बोला कि तीनों में ना इक्वल क्वांटिटी ए में, सी में और ई में। फिर इसने बोल दिया कि ना ए सी ई का तो रेशियो में पता था अल्कोहल वाटर का 7:3 है, ए का इसने बोला 7:5 और सी का इसने बोला 5:3। अब एक बात बताओ, इसने बोला है कि तीनों में ही इक्वल है, तो हमें क्या करना, पहले तो तीनों की क्वांटिटी इक्वल, इसमें तो 8 यूनिट है, इसमें 12 यूनिट और इसमें 10 यूनिट है। तो हम क्या करें, इनको इक्वल करेंगे, 120 यूनिट कर देते हैं। तो 120 के लिए हम क्या करेंगे, इसकी तो सीधी 10 से करनी है तो 120 आ जाएगा ना, और इसकी हमने की 15 15 45 5 25, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए भी हमने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। और इसको हमने क्या किया 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 12 से करेंगे तो 120 हो जाता है ना। तो यहाँ से क्या हुआ कि हमारे पास ए में तो आ गया 70 50 अल्कोहल वाटर, और बी में सी में आ गया 75 45 और ई में आ गया 84 36, ठीक है। अब इन तीनों को हमने मिला दिया, मतलब जोड़ना है और आंसर आ जाएगा। जैसे कि एक मिनट, ये तो सिंपल हमें दिया गया है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है, सारा हमारे पास क्वेश्चन में ही है। अब ए सी तीनों इक्वल थे, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या दिया था, ए सी ई का रेशियो बता रखा था, तो हमने तीनों क्वांटिटीज को इक्वल करने के लिए इसकी 10 से मल्टीप्लाई, इसकी 15 से, इसकी 12 से मल्टीप्लाई की, वहाँ से इन तीनों की क्वांटिटीज़ आ गई। अब तीनों को मिलाया तो तीनों के हमने अल्कोहल में, वाटर को वाटर में जोड़ दिया तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम वेसल डी 15 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस विद वाटर। मतलब डी में ना 75 लीटर था, उससे ना 15 लीटर को वाटर से रिप्लेस, डी कितना है, डी है हमारा 75। अब इससे हम 15 लीटर निकाल रहे हैं तो 15 75 कितना परसेंट है, 15 15 15 75, मतलब 1/5 निकाल रहे हैं तो कितना बच रहा है 75 का 4/5। तो ये प्रोसेस हमने 2 बार और किया है, ठीक है। तो काटने के बाद यहाँ से 75 75, मतलब हमारे पास मिल्क कितना बचता है 38.4 लीटर, और इसको हम टोटल 75 से घटा देते हैं तो वाटर कितना आ जाता है हमारे पास 36.6। अब इसने क्या पूछा है, मिल्क और वाटर का रेशो पूछा है, तो वो हम बता देंगे 64 से 61, ठीक है। यहाँ से भी आप देख सकते हो, ओके।
तो ये हमारा आंसर सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके 2 क्वेश्चन ये मतलब इसके ना जो भी क्वेश्चन है वो बिल्कुल ऐसे ही हैं, तो ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54 का। तो 54 का क्वेश्चन हमें क्या कहता है, तो देखो ये हमारा ना एक वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो उसके लिए ना हमारी वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे 3 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, 3 वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। 3 स्कूल बताए हैं, ST, माउंट, ओके, एंड दिल्ली पब्लिक, ओके। और इसमें ना पेरेंट्स विजिट कर रहे हैं, उनके बारे में बता रखा है। तो इसमें इसने बताया कि 1050 पेरेंट्स सिर्फ किस में आते हैं, माउंट में। तो ये जो पोर्शन होता है ना इधर से इधर वाला, ये सिर्फ ओनली को दिखाता है। एंड नंबर ऑफ पेरेंट्स जो सिर्फ दिल्ली में विजिट करते हैं वो हैं 66.66% ऑफ द नंबर ऑफ पेरेंट्स। तो माउंट में 1050 था, तो 66.66% हमारा 6/9 के, तो इसका 6/9 कितना हो जाएगा, 700। ठीक है, आगे हम गए, इसने बोला द नंबर ऑफ पेरेंट्स जो विजिट करते हैं ओनली ST एक्सेवियर स्कूल में, इसमें वो 5/2 हैं उन बच्चों का जो नंबर ऑफ पेरेंट्स हु विजिटेड बोथ एक्सटीवियर एंड दिल्ली, दोनों में विजिट करते हैं, लेकिन माउंट लीट्रा में नहीं। मतलब ये अगर x है तो ये होगा 5/2x उसका x, क्योंकि ये इसी का ही तो है, मतलब इतना। क्योंकि जब माउंट एरा होता है इन्वॉल्व तो ये तीनों आ जाते हैं, लेकिन ये इसने माउंट एरा को इग्नोर किया, सिर्फ ST और दिल्ली को बोला है, तो सिर्फ इतना आएगा। ओके, x मानना हो तो ये 5/2x हो गया। नेक्स्ट लाइन में बोला नंबर ऑफ पेरेंट्स जो विजिट करते हैं तीनों स्कूल में वो हाफ हैं, जो है ना विजिट करते हैं दिल्ली एंड एक्सटेवियर में, लेकिन माउंट में नहीं। मतलब इसका इस x का x/2 हाफ होगा, x/2 आ गया। ओके, नेक्स्ट बोल दिया कि द रेशियो ऑफ द पेरेंट्स जो विजिट करते हैं माउंट इंट्रा स्कूल में, एक्सटेवियर स्कूल में, लेकिन माउंट इंट्रा और एक्सटेवियर में, लेकिन दिल्ली में नहीं। एंड द दिल्ली एंड माउंट एरा और दिल्ली में, लेकिन एक्सटेवियर में नहीं। वो है मतलब ये 3y है तो ये 2y है, मान लिया हमने। आगे बोल दिया द सम ऑफ द नंबर ऑफ पेरेंट्स जो विजिट करते हैं बोथ माउंट लीट्रा एंड एक्सटेवियर स्कूल, माउंट लीट्रा एंड एक्सटेवियर स्कूल एंड माउंट लीट्रा एंड दिल्ली पब्लिक स्कूल, वो 50% हटाए। मतलब देखो यहाँ पे नोट वर्ड यूज ही नहीं किया, मतलब ये सारा और ये सारा यही है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पर हमारे पास आया 3y + x/2 + 2y + x/2 और 2800 का 50% मतलब 1400। ये इक्वेशन बन गई। एक लाइन इसने स्टार्टिंग में और दी थी, देखो जो एक्सटेवियर स्कूल है नंबर ऑफ पेरेंट्स उसमें जो, लेकिन माउंट लीट्रा में नहीं, वो 3 टाइम्स हैं जो विजिट करते हैं ओनली दिल्ली में। तो ओनली दिल्ली में तो 700 का रहता है, तो इसका 3 टाइम मतलब 2100। ये कौन से हैं, ये जो माउंट लीट्रा और दिल्ली में विजिट कर रहे हैं, लेकिन सॉरी जो एक्सटेवियर और दिल्ली में विजिट कर रहे हैं माउंट लीट्रा में नहीं। तो यहाँ से हमारे पास ये आएगा कि 5/2x + x, ये हमारा 2100 के बराबर आएगा। यहाँ से x की वैल्यू 600 आ जाएगी। और जो अभी जस्ट हमने जो इक्वेशन बनाई थी 1400 के इक्वल वाली, वहाँ पे जब हम x को 600 के इक्वल पुट करें तो वहाँ से y की वैल्यू 160 आ जाएगी। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आगे हम पुट कर देंगे, जो भी क्वेश्चन में आंसर बोला जाएगा हम वो कर देंगे। इसने जैसे बोला है कि ओनली 2 स्कूल में, तो देखो यहाँ पे पहले तो बताया था ओनली 2 स्कूल का मतलब ये वाला सम, ये वाला सम और ये वाला सम, ये नहीं लेना, ठीक है, ये नहीं लेना जब ये तीनों। ओके, नंबर ऑफ पेरेंट्स जो विजिट करते हैं एक्सटेवियर स्कूल में वो कितने % है, नंबर ऑफ पेरेंट्स जो ओनली विजिट देखो एक्सटेवियर में तो मतलब ओनली तो नहीं आया, ओनली एक्सटेवियर मतलब जो सिर्फ ये वाला पोर्शन है, ये वाला इधर से इधर तक, ऐसे ही दिल्ली से, ये हम बता देंगे, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ पेरेंट्स इन दैट रीजन इज दिस, तो मतलब जो विजिट नहीं करते वो, तो है ना मैं जो वेन डायग्राम है ना इसके सारों का सम कर लेते हैं, ये इन सारों को जोड़ के और इसमें से घटा देंगे तो वो पता चल जाएंगे जो नहीं है, क्योंकि जो भी पार्ट आए हैं विजिट किए हैं स्कूल में वो तो डायग्राम में होंगे। और 20-40-60% पेरेंट्स है जो ओनली माउंट लीट्रा स्कूल में विजिट करते हैं, दिल्ली में करते हैं एक्सटेवियर में, वो न्यू दिल्ली से ही हैं, लेकिन और नहीं है। तो बस जो टोटल है उनका उल्टा 80-60 और 40% निकाल देंगे, वो दिल्ली से विजिट नहीं करते, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो सॉल्यूशन देखते हैं, एक मिनट।
ये वेन डायग्राम था। ये डाटा तो सिंपल था ही, ये हमने 5/2 ये माना था, 3/2 वाई एक्स और x/2, ये सारा डाटा हमने समझा दिया। देखो एक इक्वेशन ये बनती है कि ये वाला ओनली जो एक्सटेवियर है और जो एक्सटेवियर और दिल्ली है नोट माउंट, उनका जो सम है ना वो 2100 है हमारा, मतलब इसका 3 गुना 700 का 3 गुना 2100, तो वहाँ से x की वैल्यू आ गई 600। ऐसे ही हमारे पास एक इक्वेशन बनी थी कि ये वाला, एक मिनट, ओके, ये वाला सम और इधर वाला सम, ये हमारा ना जो 2800 का 50% मतलब आधा है, तो वहाँ से जब हमने x के लिए 600 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 160, तो जहाँ जब y है वहाँ से 160 पुट कर दिया, जहाँ x है वहाँ 600, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, मतलब सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। फिर इसने जो भी पूछा है, देखो ये लास्ट वाला थोड़ा अलग था, तो इसमें देखो ये हमारे पास बच्चे हैं, इनमें ST में, माउंट में, दिल्ली में, इनमें से इतने दिल्ली से, तो उनका उल्टा ये वाली दिल्ली से नहीं होंगे, तो नहीं गए, तो सम पूछे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट ड्रिल करते हैं। ये हमारे नंबर सीरीज बेस हैं, कुछ इसमें मिसिंग की भी हैं, कुछ इसमें रॉन्ग की भी हैं, तो हम इन्हें ट्राई करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, बिलो गिवन आर द 2 सीरीज फर्स्ट एंड सेकंड, और दोनों की दोनों सीरीज है ना वो एक पैटर्न को फॉलो करती हैं, तो इसमें हमें आर और जो ये एस ये मिसिंग सीरीज हमें ये बताना है। तो जो पहली सीरीज़ है उस पर क्या पैटर्न लग रहा है, देखो हमने देखा कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस से रिलेटेड ही लग रहा होगा, तो सिंपली बस देख ही लेते हैं क्योंकि स्पेस कम है, तो डिफरेंस निकाल लिया हमने इनका। तो ये आ रहा है 99, 88, 77, 76, मतलब इतना ये लेस होता जा रहा है। ये हमने देखा था ये तो 11 का मल्टीपल है, ठीक है ना, तो मतलब इधर 77 तक आया, मतलब 7 गुना है, तो अगला क्या होगा 6 गुना, क्योंकि 9 8 7 6, तो 11 सिंह 66, तो 612 में से 66 घटा देंगे तो आर आ गया 546। ऐसे दूसरी सीरीज़ है उसमें भी ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, तो हमने क्या किया, चेक किया 99, यहाँ से 132 है 143, तो हमने देखा ये भी 11 का मल्टीपल था, 9 10 11 12 13, ठीक है, ऐसे 11 मल्टीप्लाई 9 11 10 11 11 11 12 11 13 इस टाइप से, तो 11 यहाँ पे क्या आएगा 11 10, तो हमने क्या किया वो करके 340 में ऐड कर दिया 110 को, तो वहाँ से ऐसा आ गया। अब आर और एस का डिफरेंस पूछा था वो हम निकाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है सेकंड का, कि यहाँ पे ए बी सी डी हमें दिया गया है। ठीक है, हमें ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है और उसके अकॉर्डिंग हमें स्टेटमेंट को सोल्व करना है। देखो पहला है स्मॉलेस्ट रूट, तो इक्वालिटी की इक्वेशन हो गया, तो क्या फैक्टर बन सकते हैं, 7 चौक 28, मतलब प्लस का 7 और प्लस का 4, 7 4 11 भी होते हैं और 7 चौक 28 बनता, मतलब स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या आ गया 4, तो मतलब ए की वैल्यू तो हमारी आ गई 4। नेक्स्ट बोला इसने स्मॉलेस्ट इंटीजर जिसके फैक्टर 1 2 5 है, तो मैं एलसीएम निकालते तो फैक्टर ही तो होते हैं, तो मतलब क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, मतलब वो आ गया बी आ गया हमारा 10। सी बोला HCF, HCF होता है जो दोनों में ही होता है, दोनों का ही जो कॉमन मल्टीपल होता है वही होता है, तो जैसे निकालते हो एलसीएम वैसे निकाल लो, 2 2 1 2 2 5 10 2 9 18 2 9 18 2 8 16, ठीक, 2 1 2 2 5 2 चौकी 8 सॉरी, फिर 2 7 14 2 7 14 और 2 चौकी 8 2 9 18, फिर 7 से 7 1 7 7 1 7 7 नहीं जाएगा, ये तो कट नहीं रहा, मतलब कॉमन मल्टीपल यही है तीनों, मतलब तीनों सेम इन, तो HCF हो गया हमारे 7 14 14 दूनी 28। ठीक है, तो सी की वैल्यू आ गई हमारी 28। अब ये डी में है ना इसने थोड़ा सा मिस्टेक है, पता नहीं क्या, या मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही, इसने ये तो बोला कि डी है ना वो लार्जेस्ट पॉसिबल 2 डिजिट नंबर है, मतलब जैसे हमने मान 10x + y है और ना जो एक ज़्यादा है स्क्वायर ऑफ एक इंटीजर से, फिर आगे इसका क्या मतलब कि x nth टर्म है y n+1 टर्म है, तो क्या करेक्ट रिलेशन होगा, अगर रिलेशन ही पूछना था तो फिर इसमें क्यों यूज़ हुआ। ठीक है, तो एक तो अगर डी को हम इग्नोर करें, हमारे पास ए है बी है सी है डी है 244, ए हमारे पास 6 आया, सॉरी 4 आया, ये हमारे पास 10 आया, ये 28 आया, वो 244 था, तो हम इस सीरीज़ को सोल्व करके डी की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका है इसमें जो इसने मान रखा है कि पता नहीं इसने ऐसा क्यों किया है कि भाई, तो मेरे को ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको समझ आता है तो आप कमेंट जरूर करें। तो देखो इसको सोल्व कैसे किया गया, देखो ए तो आपको समझ आ गया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बी भी होगा सी भी होगा, डी को मैंने ये माना था, लेकिन जैसे ये थोड़ा ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था ना, तो देखो मैंने इस सीरीज़ को ही सोल्व किया कि ये 4 10 28 डी और वो 244 था, तो यहाँ से हमें पता चला कि ये ऐसे मल्टीपल में चल रहा है, तो डी की वैल्यू एक ब्याज है, और जो सॉल्यूशन है उसमें डी की वैल्यू इसने निकाल रखी है, और फिर जो 244 उससे नेक्स्ट टर्म इसने कैलकुलेट किया। ठीक है, तो वो अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम थर्ड का। ठीक है,
तो क्या दे रखा है, 3 सीरीज है, तीनों में एक एक मिसिंग है, वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो ज़्यादा डाटा इसमें तो बढ़ा नहीं तो इसमें तो एडिशन ही हो रहा है और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि देखो इंक्रीमेंट ज़्यादा और इसमें भी हमारा एडिशन ही हो रहा है। तो हम चेक करते हैं इन तीनों को सॉल्यूशन से। 1 मिनट, देखो पहली वाली सीरीज़ में देखा तो एडिशन था 5 7 9 13 25, फिर ऐसे कुछ समझ नहीं आया तो फिर डबल डिफरेंस किया, फिर 2 2 4, फिर नहीं आया तो वही फिर क्या किया, हम देखा 2 1 2, फिर 2 2 नीचे आना था, 2 3 6। तो यहाँ से हमारा आंसर हमने किया ऐसे ऊपर तक सोल्व, तो हमारे पास क्या आ गया, ए की वैल्यू 68। ऐसे ही दूसरी सीरीज़ में तो मल्टीपल में जा रहा था, ठीक है, मतलब 6 दूनी 12, ठीक है। तो फिर ये नहीं समझ में आ रहा था, तो नौ का मतलब 90 का 3.5 गुना करते हैं तो 315 ही आता है, और 315 का 4 गुना तो 12 सर, मतलब समझ में आ गया कि हाफ हाफ एडिशन होके मल्टीपल होता जा रहा था, मतलब बी की वैल्यू आ गई 30। फिर सीरीज थर्ड आई, उसमें भी हमने डिफरेंस ही चेक किया, 2 7 10 15। लेकिन यहाँ पे ना सीरीज थर्ड में क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, देखो यहाँ पे तो 26 दे रखा है क्वेश्चन में, लेकिन सॉल्यूशन में उसने इसको 25 लेके सोल्व करा, क्योंकि उसके अलावा तो ये सोल्व ही नहीं हो रहा। तो क्या कर रखा है, जैसे 9 और 7 16, 16 और 9 25, 25 और 16 41, 41 और 25 क्या हो गया, सी की वैल्यू मतलब 66, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 4th क्वेश्चन है, क्या कहता है, 3 सीरीज़ हैं, ठीक है। तो पहली वाली सीरीज़ का जो पैटर्न है वही इन दोनों सीरीज़ में अप्लाई हो रहा है। तो हमें पहले वाले सीरीज़ को सोल्व किया तो क्या है, 19 38 59 76, मतलब मल्टीप्लाई 4 करने हैं, जोड़ रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, देखो 2000 समथिंग से 16,000 पे चला गया। नेक्स्ट हमने देखा 5 गुना होके फिर कितना जुड़ा 3, फिर उसका 6 गुना होके 5, मतलब 1 3 5 और नंबर ऐड हो रहे हैं, ये मल्टीपल होते जा रहे हैं कंटिन्यूटी में। तो यही सेम पैटर्न हमने किस पे लगाया, सेकंड वाले पे 3 A B C D पे। तो 3 का हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 1 जोड़ा तो कितना आया 13, फिर हमने जो 13 है उसका हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, 3 जोड़ा फिर आया 68, फिर ऐसे ही 68 का हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, 5 जोड़ा 413, मतलब ये आ गया हमारे पास। ओके, नेक्स्ट इसने बोला था कि ना बी का हाफ, उसमें हम 4 जोड़ देते तो वो क्यू के बराबर होते, तो बी का हाफ कितना है भाई, बी हमारा 68 का हाफ प्लस 4 जोड़ेंगे तो क्यू के बराबर, मतलब क्यू की वैल्यू आ गई 38। और क्योंकि हमारे पास और कुछ पता नहीं था तो पी, फिर क्यू 38 है, आर एस और टी, वैसे भी इसने क्यू और एस में डिफरेंस पूछा तो पी की तो ज़रूरत भी नहीं है। तो हम पहला पैटर्न था 4 मल्टीप्लाई 4 + 1, उससे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, मल्टीप्लाई 5 + 3 मल्टीप्लाई 6 + 5, ठीक है, इससे सॉल्व करेंगे। तो देखो हमारे पास आ जाएंगे सारे वैल्यूज़, कैसे, 1 मिनट, हाँ, ये तो सिंपल पैटर्न हमें पता चल गया था, पहली वाली से हमने दूसरी वाली पे सेम पैटर्न लगाया, तीसरी वाले में सबसे पहले तो हमने क्यू की वैल्यू को कैलकुलेट किया, फिर क्यू से ही स्टार्ट किया पैटर्न, तो एस की वैल्यू आ गई 163 और 163 नहीं ज़्यादा है, 1163 है, सॉरी 1163 में से 38 घटा दिया तो हमारे पास डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया सोल्व। नेक्स्ट है हमारा 5th इसका पार्ट, वो हमारा रोंग नंबर सीरीज़ पे है कि इन तीनों में एक एक रोंग टर्म है और उनको हमने पी क्यू और आर से डिनोट किया है। तो ज़्यादा तो इंक्रीमेंट हो नहीं रहा, मतलब जो डिफरेंस है उन्हीं से ही पता चल जाएगा, ठीक है ऐसे। लेकिन दूसरी वाली में इंक्रीमेंट अच्छा हो रहा है तो मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तीसरी वाली में भी हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखते हैं, देखो तो पहली वाले में हमने ना डिफरेंस कैलकुलेट किया तो क्या आ रहा था, 3 2 9 16 25, ये देखो स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो मतलब ये दोनों टर्म गलत है, तो मतलब इनके बीच वाली टर्म होगी, मतलब 19 हमारा पहला आ गया। दूसरे वाले में देखा कि ना बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है एक से, तो हमने देखा मल्टीप्लाई में 1 + 2, मल्टीप्लाई में 2 + 3, मल्टीप्लाई में 3 + 4, मतलब एक एक बढ़ता जा रहा है मल्टीप्लाई में और एक एक ही एडिशन में। लेकिन इधर आके ना वो उतना ही मल्टीप्लाई उतना ही ऐड हो रहा है, मतलब गलत हो गया, मतलब क्यों आ गया 128। फिर थर्ड में क्या बोल रखा है, 2 3 10 40 172 ऐसे चल रहा था, ठीक है, मतलब इंक्रीमेंट अच्छा हो रहा था। तो हमने देखा 1 से मल्टीप्लाई 1 जोड़ा, 2 से मल्टीप्लाई 4 जोड़ा, 3 से मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना कि भाई 1 जोड़ के फिर 4, क्योंकि इसमें तो हम क्या कर रहे हैं 1 से मल्टीप्लाई उसी का स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई उसी का स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, तो मतलब 40 यहाँ पे रॉन्ग टर्म हो गए। और फिर इसने जो भी निकालने के लिए बोला है, क्या निकालने के लिए बोला है, ये वाला, तो इसमें हम तीनों वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो यहाँ से 70 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी कंप्लीट ड्रिल थी। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहली बार मेरे चैनल पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।